नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अगर साथ निभाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो साथियों, हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम कवर किए थे कौन सा? खिलाफत मूवमेंट। अब दूसरा, उसके बाद हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और पहला ये हो गया, दूसरा असहयोग आंदोलन वाला, और तीसरा था चौरा चौरी, चौरी चौरा। ठीक, यहाँ पर गलती हो जाती है, चौरी चौरा, पहले लेडीज है फिर जेंट्स। ठीक, चौरी चौरा, जैसे कि यहाँ जैसे मैंने ही अभी कहा चौरा चौरी, तो ये गलत है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज के इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, जैसे कि कहने का मतलब, मैं इस वीडियो को क्यों देखूं? एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो मैं किसी बुक को लेकर भी कर सकता हूं, तो अपना 10-20 मिनट का टाइम क्यों बर्बाद करूं इस वीडियो को देखकर? तो खास बात यह है साथियों कि आज के इस वीडियो में हम विकल्प से विकल्प को देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम प्रश्न की जड़ को समझ सकें। ये क्या लाइन हुई? जैसे कि जब विकल्प से विकल्प बनाया जाता है तब प्रश्न ज्यादा कठिन हो जाता है। मुझे पता है कि ये बात आप समझ नहीं पा रहे होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे। तो आज का जो ये एमसीक्यू है ये बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर क्यों महत्वपूर्ण होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, इसे तो अभी हम आगे देख लेंगे। लेकिन जो शुरुआती बात है वो यही है कि आज हम फास्ट ट्रैक रिवीजन पर भी फोकस करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कितनी बातें सही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर कहा गया खिलाफत आंदोलन का समर्थन निम्न में से किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? तो सबसे पहले खिलाफत, तो खिलाफत का तुरंत दिमाग लगाएं। 1919 का दौर था, तब खिलाफत शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें, क्यों शुरू हुआ? क्योंकि तुर्की का विभाजन हो रहा था। और आज बहुत जल्दी चीजों को कवर किया जाएगा, क्योंकि 3 लेक्चर पीछे बनाए जा चुके हैं, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण बातें और संकल्पना से जुड़ी बातों पर, तथ्यपरक बातों पर और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बातों पर, एक एक घटनाक्रम पर चर्चा की जा चुकी है। तुर्की का विभाजन सबसे पहली बात, और यहाँ पर जो खलीफा का पद था उसको समाप्त करने की कोशिश, खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अगर आप अपने आप को इस लेक्चर के अनुकूल ना समझें तो आप उन तीनों लेक्चर को सबसे पहले देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर सबसे पहले समर्थन किसने नहीं किया, बात क्लियर। अब मैं यहाँ से अपनी जो रणनीति है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ एक एक विकल्प से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, पूरी जबरदस्त प्रैक्टिस। यहाँ मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, मैं कोई मास्टर नहीं, तेरा यार हूं मैं। तो हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं और तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, गांधी। तो गांधी ने समर्थन खूब जबरदस्त किया। क्यों किया? जल्दी से अपने माइंड में एक क्या है, चित्र बनाने की कोशिश करें। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था सबसे पहले तुरंत, मतलब ये फास्ट ट्रैक रिवीजन वाला कोर्स, ये वीडियो है, मतलब ढेर ज्यादा लफड़ा वाला वीडियो नहीं कि मतलब आए 500 एमसीक्यू, 600 एमसीक्यू और क्या वही जो सामान्य बातें, कोई ठोस संकल्पना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 20-25 जन हमारे हैं जो कि देखने वाले हैं, और कुछ हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं। तो जो जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका जो है कि बहुत बहुत आभार है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जबरदस्त समर्थन किया, एम के गांधी। तो इन्होंने क्या कहा था कि खिलाफत का मूवमेंट, जो ये आंदोलन आया है, खिलाफत जैसा मुद्दा 1000 वर्षों में नहीं आएगा, क्योंकि गांधी जी इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी बेहतरीन एक मुद्दा समझ रहे थे, मामला समझ रहे थे। तो इन्होंने तो ऐसी बातें कही, तो इनके लिए कोई बातें आ ही नहीं सकती। मतलब ये तो समर्थक थे, और इसके साथ साथ इनके नेतृत्व में ही ये बातें शुरू हो रही थी। आगे इन बातों पर अभी जल्दी से चर्चा कर ली जाएगी। इसके बाद मदन मोहन मालवीय। अब बात आती है, तो मदन मोहन मालवीय ने ही कहा था। जब तक आपको ये लाइन नहीं पता होगी कि किसने क्या कहा था, तब तक आप प्रश्न हल नहीं कर सकते। मेरी बात को बहुत
शालीनता के साथ बात को स्वीकार करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं थोप नहीं रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे तब तक आप MCQ हल नहीं कर पाएंगे, और वो भी एग्जाम में जहाँ बहुत हाई प्रेशर है वहाँ आप जरूर मिस कर जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार जो है कि पूरा ढंग से चीज़ों को समझ लें। हमारी और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम बचाते 3 महीना हैं और गंवाते 3 साल हैं। हम क्या करते हैं कि 5 मिनट वाला वीडियो हो तो उसे देख लें, या फिर कोई ऐसी बुक मिल जाए, ऐसा नोट्स मिल जाए जिससे कि काम चलाया जाए। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, समय को बचा रहे हैं, लेकिन बार बार वही होता, प्रश्न पता नहीं कहाँ से पूछा गया, समझ नहीं आया। तो यही चीज़ें हैं ना, यही तो बातें हैं कि जो इंग्लिश मीडियम, जैसे क्या है कि हमारा ध्यान मेन टॉपिक पर नहीं होता, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे में क्या दिक्कत होती है कि हम और आप मठाधीश बनते रह जाते हैं। मठाधीश ठीक क्या है, नेता बनते रह जाते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाला 1 साल में सिलेक्शन लेकर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप इस बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे, और मैंने जितनी बातें कही कोई बकवास भरी बात नहीं कि 6 मिनट का टाइम बीत गया। ठीक है, मैंने कोई ऐसा नहीं कि राम कहानी सुनाई, मैंने तथ्यपरक बातें कही, और जो ये बातें हैं इनको सब कोई बताता भी नहीं है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फिर से। तो मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा कि ये तो मुसलमानों का मुद्दा है, जब तक आप इससे नहीं जानेंगे तब तक MCQ नहीं हल कर पाएंगे। देखिए मैंने एक MCQ पर 6 मिनट का समय गुजार दिया, जबकि कोई फालतू बात नहीं की। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि ये तो मुसलमानों का मुद्दा है, इस हिंदुओं का मुद्दा नहीं है, हम इससे क्यों जुड़े। तो मतलब ये जुड़ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने समर्थन नहीं दिया। बात क्लियर। अब देखें श्रद्धानंद की बात आई, तो अब ये अगर जैसे कि इस बात को हम फिर से रिपीट करें, मैंने कहा कि हम विकल्प से विकल्प बनाएंगे और प्रश्नों की जटिलता को आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो श्रद्धानंद क्या है, तो यहाँ पर बताया गया कि स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जामा मस्जिद में एकता के लिए लोगों को एकत्र किया, और इनकी अध्यक्षता में बैठकें हुई और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के पैर छुए। बोलो क्लियर। अब इसके साथ साथ नेहरू जो है कि इनके साथ जुड़े थे, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट या बहुत बड़ी बातें यहाँ पर उनकी सामने नहीं आई। ठीक, इनको छोड़ते हैं। बात क्लियर, पहला MCQ क्लियर। और यहाँ से अगर घुमा के प्रश्न पूछा जाए तब भी क्लियर। मदन मोहन मालवीय ने इनका समर्थन नहीं किया, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम का ये मामला अलग अलग है, हम मुसलमानों के मुद्दे में क्यों पड़े, हमें इससे क्या लेना देना। बात क्लियर। अब इसके साथ साथ स्वामी श्रद्धानंद, इसको मैंने बता दिया कि एक ऐसे संत थे जिन्होंने जामा मस्जिद में लोगों को एकत्र किया, इसकी अध्यक्षता की, और इसके साथ साथ लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे के पैर छुए। इतनी पूरी बातें क्लियर। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन का ये वीडियो है, इसलिए आप तनिक सा भी ना घबराएं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे। अली बंधुओं में क्या नाम था, मोहम्मद अली और शौकत अली। यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं लगी है कि पीछे देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम सब अपने दिमाग की आज मेमोरी भी टेस्ट करेंगे। तो बात क्लियर। यहाँ पर 2 बातें, कौन सा, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, खिलाफत आंदोलन अली बंधु। तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु, तो दोनों अली बंधुओं का नाम हमें याद होना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर हाँ, यहाँ पर एक बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने साथ दिया था, और इन्हीं के कहने पर ही इनसे जो है कि सेकंड शब्द मांगा था गांधी जी ने, सेकंड शब्द मांगा था गांधी जी ने, और बाअमन कह दूसरा शब्द दिया था, किसके लिए, असहयोग आंदोलन के लिए। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न बनाया जा सकता है इनको टारगेट लेकर के कि अबुल कलाम आज़ाद ने गांधी जी को सेकंड शब्द असहयोग आंदोलन के लिए कौन सा दिया था। तो ये बोलो चमका। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि 1919, देखें यहाँ पर भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो चुना गया किसे, गांधी जी को, क्योंकि इन्हीं का पूरा नेतृत्व था, इन्हीं का कार्यभार था। ये पूरा अपना दिमाग हमें लगाना है और चीज़ों को एलिमिनेट करना है, तो इनको हम समझ ले। अभी फिर प्रश्न मैं यहाँ से बना रहा हूँ कि इसकी अध्यक्षता हुई, लेकिन कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। दूसरा प्रश्न जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ है कि जो 1920 का हुआ वो कहाँ हुआ,
वो होता है कहाँ पर, इलाहाबाद में होता है। आगे प्रश्न बनाया है इसलिए ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करता हूँ। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और ये कहाँ हुई, किस शहर में हुई, आगे प्रश्न है लेकिन बता रहा हूँ यहाँ पर इलाहाबाद में हुई। और इसके साथ साथ असहयोग आंदोलन का अनुमोदन ही यहाँ पर किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। कहाँ, इलाहाबाद में। तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े 2 शहर प्रमुख कौन कौन से, दिल्ली और इलाहाबाद। पोलियो चमका, बहुत तेज आज हम चीज़ों को कवर करेंगे। और अब इसके बाद यहाँ फिर से दूसरी बात जो यहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ पर देखें मोतीलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जो 1919 का एक्ट आया है उसके जरिए हमें चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि कोई नया आंदोलन प्रस्तुत करना चाहिए। इससे इस बात का पता लगता है कि मोतीलाल नेहरू ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बाद में गांधी जी के कहने से जुड़ गए। पूरी बात बता रहा हूँ। मौलाना शौकत अली, तो ये तो जुड़े थे। अली बंधु के नेतृत्व में क्या हो रहा था, खिलाफत आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा था। इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना ये इसके पक्ष में नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना इसके पक्ष में नहीं थे। इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर ये बात कही थी कि आप इस मामले में ज़्यादा ना पड़े, नहीं तो समस्या होगी, नहीं तो सांप्रदायिकता की भावना आगे ज़्यादा भड़क जाएगी कट्टरपंथियों के साथ। क्योंकि गांधी जी जो धर्मगुरु थे, उन उलेमा और धर्मगुरुओं के साथ मस्जिदों में बैठ के करते थे और इसके साथ साथ उनसे फतवा जारी करने की बातें कहते थे। तो ये बात हम समझ चुके, जिन्ना से जुड़ी जो बात थी उसको समझ चुके। अब आगे देखते हैं, तो देखें यहाँ से हम कितने प्रश्न निकाल लिए, बहुत ढेर सारे प्रश्न निकाल लिए। अब आइए देखते हैं, यही बात आगे यहाँ पर आ ही गई जो मैंने वहाँ पर आपको बताई कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहन ना दें। तो कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक हम फैक्ट को नहीं पकड़ पाएंगे, जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, बात समझ पाए। और एक बात और बताता हूँ कि कुछ लोग फैक्ट को ही अध्ययन समझते हैं जो कि गलत है। फैक्ट पी करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ का मामला इसमें और कुछ मुझे नहीं लगता कि फंसाया जा सकता है। गांधी जी वाला सावधान, हाँ यही था कि जिन्होंने इनको जो है कि पत्र लिखकर मतलब सावधान किया था कि इसमें ज़्यादा ना पड़े। और इसके अलावा इस प्रश्न में मुझे और कोई प्रश्न नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगला 5वां प्रश्न, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा किस शहर में होती है। देखो शहर 2 हमने तुमको बता रखा है, दिल्ली और इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक, तो ये कौन सा था, इलाहाबाद। दिल्ली मैंने यहाँ पर भी जानबूझ कर रखा है। ठीक, दिल्ली यहाँ पर रखा है। दिल्ली 1919 के लिए जानी गई। क्यों, अध्यक्षता की गांधी जी ने अध्यक्षता की 1919 में, और इलाहाबाद में 1920 का दौर था जब कमेटी की सभा होती है। और यहीं पर देखें, फिर से इसे मैं एक बार और रिलेट कर देता हूँ। देखें दिल्ली क्या हुआ कि दिल्ली में 1919 वाला मामला हो गया और 1920 दौर है असहयोग आंदोलन का। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और इसी दिन तिलक साहब की मृत्यु भी हुई। 2 बातें क्लियर किया। तो ये देखें 1920, तो 1920 को हम याद रखेंगे इलाहाबाद से और 1919 को याद करेंगे हम दिल्ली से। बात समझ पाए? तो यहाँ तक कि हाँ, तो इसको देख लिए। अब इसके बाद एक यहाँ पर जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सेवर्स की संधि कब हुई थी। तो सेवर्स की संधि से क्या हुआ, तुर्की का विभाजन हुआ और बंदरबाट की किसने, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर। वर्ल्ड वार मतलब खत्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसके बाद तुर्की के साथ अपमानजनक व्यवहार शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटेन, फिर से लिखता हूँ, ब्रिटेन, अंग्रेजों ने कहा था अगर युद्ध के बाद तुर्की हारता है तो हम उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक चाल थी मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए। तो 1920 में सेवर्स की संधि होती है, ये मामला देख लिया। और यहाँ पर एक विकल्प और मैंने दिया है आपके साथ खेलने के लिए। 1924 क्या है, 1924 आपके दिमाग में होना चाहिए। 1924 क्या है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। कब, 1924। ये जो विकल्प है ये आपको फंसा सकता है। आपके दिमाग में ये होगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तो पद समाप्त किया था, तो हो सकता है उसी समय कोई संधि हुई हो। नहीं, ये हमें ध्यान रखना है, समझे। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम देख लिए। अब इसके बाद अगला देखते हैं हम। तो यहाँ पर खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, सिंपल 1920। 1919 का दौर था वही खिलाफत वाला। 1919 22 तक अपना चलता है, लेकिन उसके बाद अब अचानक समाप्त होने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? देखें, प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। 1920 एक ही प्रश्न है, रिपीट किया गया है, इसको मैंने जानबूझकर टाइप किया है। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? यहाँ पर भ्रमित ना हो, यहाँ पर 1920 ही है, इसीलिए इन तीनों प्रश्नों को एक साथ मैंने रखा है। तो ये बात पूरा हमने समझ लिया। अब इसके साथ साथ क्या है कि गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा किसके लिए दिया था? विकल्प है दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और खिलाफत। तो यहाँ पर कौन सा था? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने स्वराज एक वर्ष में क्या कहा कि अगर हम नागपुर, फिर से रिलेट करता हूँ, दिसंबर 1920, क्या है? दिसंबर 1920 नागपुर में सेशन होता है, नागपुर में अधिवेशन होता है। और यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि अगर मेरे द्वारा कही गई से भी बातों का अनुसरण अगर आप करते हैं तब आपको एक साल में क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा। यहीं पर वो बात कही थी। और इसके साथ साथ जब झड़प होने लगी, हिंसक झड़प होने लगी, तब यहाँ पर ही इन्होंने एक बात कही कि मेरे जो नथुने हैं वह स्वराज की गंध से फटने लगे हैं। तो एक प्रश्न को हमने कितनी बार देखा? कई बार देखा। तो यहाँ तक पूरा मामला हम समझ चुके। अब इसके बाद कोई और नहीं प्रश्न बचता यहाँ पर। तो खिलाफत का स्वराज से जुड़ा कोई मामला नहीं, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे भी जुड़ा कोई मामला नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण क्या था? तो स्थगन का कारण क्या था? सबसे पहले कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी। देखें क्या दौर था? दिसंबर था 1921 था। दिसंबर 1921 में फिर से वही कहता हूँ, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, CR दास, इन सबको किसने गिरफ्तार किया? सरकार ने, गांधी जी को छोड़ करके। तो ये दिमाग में तुम्हारे चलेगा, प्रेशर है एग्जाम का। और फिर चौरा चौरी की घटना भी चलेगी कि हो सकता है यार इतने नेता गिरफ्तार हो गए हों तब गांधी जी ने स्थगित कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी इलाहाबाद में सेशन होता है और गांधी जी को सर्वे सर्वा घोषित किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? और इसके साथ साथ बी जो है वो है चौरा चौरी की घटना, और सी है हो सकता है कि अंग्रेज का बहुत ज़्यादा दबाव हो गया हो कि बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया हो, इसके बाद गांधी जी दबाव में आ गए हों। ऐसी कोई बात भी नहीं। जनता का असंतोष, जनता भड़क गई हो, मारपीट करना स्टार्ट कर दी हो, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? गांधी जी के तर्क के अनुसार, क्योंकि वही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो गांधी जी ने अहिंसा, जो ये हिंसा हुई थी चौरी चौरा वाली, इसी के चलते स्थगित किया। अब यहाँ पर फिर से प्रश्न जोड़ता हूँ। 5 फरवरी 1922 लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है। और इसके साथ साथ अब क्या हुआ कि इन्होंने 12 फरवरी 1922 क्या था? बारदोली सत्याग्रह, जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होनी थी, वहाँ पर इसको खच खच कर दिया। बात क्लियर? और इसी के बाद मार्च 1922 में, इसी के बाद यहीं से देखें कितने प्रश्न जोड़ रहा हूँ मैं। मार्च 1922 में फास्ट ट्रैक रिवीजन, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, 6 वर्ष की सजा दी गई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते उनको 1924 में छोड़ दिया गया। बात समझ पाए? और एक जो है कि अंग्रेज जिसने इनको सजा दी थी उसका नाम ब्रूमफील्ड था, उसका नाम ब्रूमफील्ड था। ये काफ़ी यूनिक फैक्ट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है और हमारे और आपसे बाहर न जाने पाए। ठीक है, तो थोड़ा मस्ती में बढ़ रहे हैं, नहीं तो ये जो है टॉपिक बोरिंग लगने लगेगा। अब इसके बाद 1920 फिर से दौर आता है किसका? कलकत्ता के सेशन का। तो यहाँ पर 1920 में, सितंबर 1920, याद रखें सितंबर 1920, आपको बताने के लिए इसको लिख रहा हूँ। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन बनाया गया। इनका मुख्य जो था वो दिसंबर वाला था, नागपुर वाला था, जहाँ पर सब कुछ बातें कही गई। मुख्य प्रस्ताव वहाँ से पारित किया गया कांग्रेस के द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, फिर से यहीं पर मैं कई प्रश्नों को जोड़ता हूँ। तो फिर मैंने कहा था शुरू में ना, हम विकल्प से विकल्प को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? तो यहाँ पर समर्थन किया मोतीलाल नेहरू। अब विकल्प पर हम फिर से खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विरोध किया CR दास ने। देखें, गौर करें, विरोधी क्यों? क्योंकि नवंबर 1922 में, 1920 में क्या होना था? चुनाव होना था। और यहाँ पर प्रांतों के बहिष्कार की बात कही गई थी और CR दास ने कहा जो 1919 का एक्ट आया है उसके जरिए हमें चुनाव लड़ना चाहिए और काउंसिल में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन बाद में CR दास मान जाते हैं। यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और प्रस्ताव, गौर करें, 1920 जो है ये क्या है? 1920 सितंबर 1920 में
CR दास विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर 1920 जो कि नागपुर का अधिवेशन होता है, वहां पर प्रस्ताव CR दास ही पारित करेंगे। बोलो चमका। तो यहाँ पर हम किसी को जाने नहीं देंगे। अब इसके बाद कौन सा है? बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल ने इसका विरोध किया था, अंत तक भी विरोध किया था। ठीक, यहाँ पर पूरी बात समझ पा गए। और इसके साथ साथ जो 4 जन थे, एनी बेसेंट जिन्ना, GS खरपड़े और बिपिन चंद्रपाल, इन्होंने असंतुष्ट होकर कांग्रेस से त्याग पत्र भी दे दिया था। समझे? कोई भी प्रश्न मिस न होना पाए। एनी बेसेंट ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर भारत स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, तो गांधी की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि ये जो है कि कानून की अवज्ञा की आदत जनता में डाल रहे हैं, और यही आदत आज़ाद भारत में भी बनी रहेगी। बोलो चमका। अब इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू इनके पक्ष में ही थे। मोतीलाल नेहरू ने भी स्वयं शुरू में कहा था कि जो 1919 का एक्ट आया है उससे हमें चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि खिलाफत आंदोलन, लेकिन ये असहयोग आंदोलन के पक्ष में थे। तो यहाँ पर ये प्रस्ताव पारित कर लिया गया। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको ट्रीट करता हूँ और बताता हूँ कि 1919 में 1920 में यार, सितंबर 1920 में इसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने की। चाहे इसको प्रश्न बना दूं, चाहे यहीं से रिलेट कर लूं, तो लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट हुए, CR दास इंपॉर्टेंट हुए, मोतीलाल नेहरू इंपॉर्टेंट हुए, और बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल ये इंपॉर्टेंट हुए। तो सब कुछ हमने क्लियर कर लिया। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की, विरोध किया, CR दास ने समर्थन दिया, मोतीलाल नेहरू ने। बोलो चमका। अब इसके बाद क्या देखते हैं हम आगे? कोई प्रश्न है कि नहीं? अगला, हाँ, कोई प्रश्न इसके बाद है नहीं? हाँ, इसके बाद यही है कि नागपुर वाला इसके साथ जोड़ लेता हूँ मैं, नागपुर वाला जोड़ता हूँ। तो CR दास ने इसका जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत किया था, और C विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नागपुर की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी ने की थी, और CR दास ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बोलो चमका। और लाला लाजपत राय ने किसकी अध्यक्षता की? वो अध्यक्षता की थी उन्होंने सितंबर का कलकत्ता वाला। समझ पाए? और यहाँ तक का जितना मामला था उसको हम रिलेट कर लिए। तो अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे, जितनी भी बातें थी, जितने भी क्वेश्चन थे, उन सबको हमने सही से समझने की कोशिश की, और बहुत सी बातें मैंने बता भी दी। अब यहाँ पर एक बात और हो सकती है जो कि चौरा चौरी से जुड़ी है। चौरा चौरी में जो इंपॉर्टेंट बात, उसको हम जल्दी से रिलेट करते हैं। सबसे पहली बात, मदन मोहन मालवीय ने ही क्या लड़ा था? मुकदमा लड़ा था। मदन मोहन मालवीय ने क्या लड़ा? मुकदमा लड़ा। किसके लिए? जो चौरा चौरी के व्यक्तियों ने, अभियुक्तों ने थाना को फूंक फाक दिया था। ठीक, इसके बाद एक बात और कि गुप्तेश्वर सिंह दरोगा था। दोबारा भीड़ पर गोली चलाने की बात किसने कही? पृथ्वीपाल। बस इंपॉर्टेंट बात यही, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जा सकता। ठीक, 5 फरवरी 1922 ये मामला आप याद रखें। और यहाँ पर गौरी बाजार में, गौरी बाजार, यहाँ पर लोग खाद्य की जो वृद्धि हुई थी और शराब की बिक्री को लेकर के, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, मतलब बिक्री ना होने पाए को लेकर के इन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था, जिसके चलते यहाँ पर सबसे पहले पुलिस आई और इनको पीटा और जेल में डाला। जिसके बाद 2 दिन के बाद लोग और भी ज़्यादा भीड़ में आए, जहाँ पर 2000 से 2500 की संख्या बताई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर तक पूरा मामला हम समझ चुके। तो ये चीज़ें हम समझ लिए। अब यहाँ पर कुछ बचता नहीं है, जितना था मैंने उन सबको बताने की पूरी कोशिश की, और कोई भी फालतू बात नहीं की, कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाया। जो प्रश्न थे उन प्रश्नों से हमने खेला, और उनके जो विकल्प थे उनसे खेला। विकल्प से विकल्प बनाने की, विकल्प से विकल्प बनाने की, और विकल्प से प्रश्न बनाने की पूरी बातें समझी। आशा करता हूँ यह लेक्चर काफ़ी जानदार लगा होगा और शानदार लगा होगा, और मैंने भी पूरा जोश के साथ आपको बताने की कोशिश की। और मज़ा आया ना? मज़ा आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताना यार, मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत आभार। और ये जो है कि सेशन काफ़ी मज़ेदार रहा। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सभी आपस में मिलकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई मास्टर और शिष्य वाली बात नहीं है, मैं तो आपका दोस्त हूँ। तो ठीक है, नमस्कार, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो।